बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। आज ईद की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म और कल से तमाम के तमाम दफातर भी खुल जाएंगे और सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी। सियासी सरगर्मियां तो वैसे ईद की दिनों में भी बंद नहीं हुई, ईद की छुट्टियों में भी बंद नहीं हुई, क्योंकि शेख रशीद साहब ने सारी की सारी खुशियां जो हैं वो बर्बाद कर दी इलेक्शन चोर सरकार की। क्योंकि शेख साहब जो हैं वो आए और 22 प्रोग्राम्स किए, 22 इंटरव्यूज दिए और हर इंटरव्यू को हजारों नहीं लाखों लोगों ने देखा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ शेख रशीद साहब की आवाज ही लाखों लोगों तक पहुंच गई सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। और शेख साहब ने जो अपनी गुफ्तगू की है वो सारी की सारी गुफ्तगू फाशिज्म के खिलाफ है। फाशिस्ट हुकूमत ने जो कुछ किया, फाशिस्ट रजीम ने उनके साथ किया, जो सिस्टम के साथ किया, जो इलेक्शन चोरी किए गए, जो एक जाली निज़ाम कायम किया गया, जाली निज़ाम बिठाया गया, मुसल्लत किया गया, उस सारे का सारा पर्दा चाक कर दिया है शेख साहब ने। जिसके बाद हालात व वाक़यात जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। बल्कि सूरत हाल तो पहले भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, कंट्रोल में नहीं थे ये इस रजीम के, तो मजीद जो है वो गंदे हो गए हैं और बेनकाब हो गए हैं, बेलिबास हो गए हैं मामलात। अब क्या होगा ईद के बाद जो कुछ चल रहा है, सबकी नजरें ईद के बाद की छुट्टियों पर लगी हुई हैं। अदालतें खुलेंगी, अदालतों में अहम मुकदमात लगेंगे और चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रहा है, इमरान खान की रिहाई का मामला और उनके खिलाफ जो एक तहरीक चलानी है, उस तहरीक के बारे में बहुत सारे सवालात हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक कहां से शुरू होगी और कैसे होगी। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप बहुत एक्टिव है और वो मुंतजिर है किसी भी किस्म की कॉल की, और एक ऐसी कॉल की कि जिसके बाद, क्योंकि ये तहरीक चलानी है सब ने मिलकर, ये पंजाब से भी चलनी है और ये खैबर पख्तूनख्वा से भी आनी है और उसके बाद बलूचिस्तान भी अपना हिस्सा डालेगा, सिंध हिस्सा डालेगा, लेकिन अहम किरदार अदा करेगा पंजाब। और पंजाब में एक बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और पंजाब में वही सेटअप है सारे का सारा जो नकवी सरकार थी, और जो नकवी सरकार के वक्त सारे का सारा सेटअप था वही इस वक्त काम कर रहा है। और उसी तरीके से तमाम के तमाम अफसरान, खा वो ब्यूरोक्रेसी से हों, पुलिस के हों, तमाम वो मोस्टली वही लोग बैठे हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं और इनडायरेक्टली उस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है नकवी सरकार। और नकवी सरकार जो है वो आपको मालूम है कि वो शहबाज शरीफ साहब के भी कंट्रोल में नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब उनके कंट्रोल में हैं, नकवी सरकार के। तो शहबाज साहब जो हैं वो तो एक यूं समझ लें कि डम्मी है और डमी के तौर पे वो काम कर रहे हैं और ये सारी दुनिया अब जानती है। उसकी रीज़न एक ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि बहुत खबर चल रही है कि बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात तह पा गई, टेलीफोनिक राब्ता हो गया। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली। तो गुजारिश ये है कि जब ये मामला चल रहा है बजट का, तो बजट के सिलसिले में पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि पहले खुर्शीद शाह साहब आए, उसके बाद शाजिया मरी आई और उसके बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आई और उन्होंने कहा कि जी हमें तो बताया ही नहीं गया कि बजट तैयार कैसे हो रहा है, कहाँ तैयार हो रहा है, हमसे मुशावरत नहीं की, हम इत्तेहादी हैं। और उसके बाद वजीर आजम की मुलाकात, जब ये खबरें आना शुरू हुई तो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे, ईवान सदर। ये खबर भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चली थी कि मुलाकात हो गई और जरदारी साहब के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात तय पा गई। फिर मुलाकात हो गई, फिर ये उसका नतीजा क्या निकला। सूरत हाल ये है कि जब इन्होंने आपस में गपशप लगाई तो वो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पोजीशन वाज़े करने गए थे और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब, ये जिस बजट के बारे में आप हमसे एहतजाज कर रहे हैं वो बजट हमने भी नहीं तैयार किया और उस बजट के बारे में भी हमें भी इल्म नहीं है और वो सारे का सारा हमें तैयार करके दिया हुआ है और वो सिर्फ हमने उसको तकरीर में ढाला है और तकरीर में ढाल के
وہ وزیر خزانہ صاحب کے حوالے کیا ہے اور وزیر خزانہ صاحب اس بجٹ تقریر کو انہوں نے کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے اس بجٹ میں، کیونکہ بجٹ ہم نہیں تیار کر رہے، بجٹ تیار کر رہے ہیں آئی ایم ایف والے، اور آئی ایم ایف والے ہماری بات نہیں سن رہے، آئی ایم ایف والے نقوی سرکار کی بات سن رہے ہیں، اور نقوی سرکار ہی اصل میں اس وقت ساری کی ساری سچویشن کو کنٹرول کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر زرداری صاحب کو سمجھ تو ظاہر ہے پہلے بھی سمجھ آئی ہوئی تھی، اب بھی آ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہ کچھ ہم پہ پریشر بہت ہے، آپ کریں کچھ نہ کچھ، اور وہ تھا ترقیاتی، اصل میں ہے معاملہ ترقیاتی بجٹ کا ہوتا ہے، تو ترقیاتی بجٹ پہ وہ ساری چیزیں کریں، ترقیاتی بجٹ ہمیں دیں، ہمارے ارکان کو دیں، اور اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے گزارا نہیں ہوتا۔ تو اب پھر دوبارہ سے ملاقاتیں اب طے ہو رہی ہیں، کیونکہ اب بجٹ منظور ہونا ہے، بجٹ نے تو منظور ہو ہی جانا ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ بجٹ منظور نہ ہو۔ لیکن جو اصل خطرہ ہے وہ ہے کہ یہ بجٹ منظوری کے بعد جو دھماکے ہونے ہیں ہر گھر میں، اور سیاسی دھماکے، معاشی دھماکے جو ہونے ہیں، ان دھماکوں سے کیسے بچا جائے، اصل پرابلم یہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 جولائی سے جب یہ بجٹ آ جائے گا، کیونکہ ابھی چند دن باقی ہیں اور یہ بجٹ اپروو ہو جائے گا، اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، تو جب بجٹ اپروو آئے گا تو اس کے بعد مہنگائی کی ایک خوفناک قسم کی لہر آنی ہے، اور اس لہر سے کوئی بھی پاکستانی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا، اور خاص طور پہ وہ جو لہر ہے مہنگائی کی، وہ ہر گھر میں پہنچنی ہے، اور جو اس سے شدید ترین متاثر ہوں گے وہ ہوں گے میرے اور آپ جیسے لوگ، جو کہ شریف سفید پوش لوگ ہیں، اور جن کو کہتے ہیں کہ جی وائٹ کالر، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، جو شرافت سے زندگی گزارنے والے ہیں، جو حرام خور نہیں ہیں، ان کے لیے بہت سارے مسائل اس بجٹ میں ہوں گے، اور وہ کیسے سروائیو کر پائیں گے، یہ ہے اصل مسئلہ، جو کہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور آلریڈی کسان پہلے ہی تپے ہوئے ہیں، ان کے ہاں پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ ان کا معاشی قتل پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اب جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو تحریک ہے وہ اس وقت کامیاب ہوگی، وہ اس وقت اٹھان پکڑے گی جب اس میں پنجاب شامل ہوگا، اور پنجاب کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، تو تب یہ تحریک ہماری زور پکڑے گی۔ اور اس پہ چودھری فواد چوہے صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کی ناقص حکمت عملی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی تک کوئی مومنٹم نہیں بن سکا۔ تو میں آپ کو عمران خان صاحب کی بات بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو پھر علیمہ خان صاحبہ بھی آئی ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کی ہے کہ عمران خان کبھی بھی اپنی رہائی کی کال نہیں دے گا، رہائی کے لیے تحریک کی کال نہیں دے گا۔ یہ جو باہر بیٹھے ہیں، باہر کی لیڈرشپ ہے، جو عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ آ کے جو پہنچے ہوئے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، مرکز میں، سندھ میں، یہ جو پہنچے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کام کریں، کیونکہ جب نواز شریف صاحب طیارہ ہائی جیکنگ کیس، جو کہ بہت ہی جینون کیس تھا، اس کیس میں جب وہ پکڑے گئے تھے، تو ان کے لیے معاملات نواز شریف صاحب نے نہیں طے کیے تھے، ان کے لیے جو باہر تحریک چلائی تھی وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے چلائی تھی، اور علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کو، جو کہ باہر موجود ہے، جو کہ عمران خان کے مینڈیٹ پہ انجوائے کر رہی ہے، اور جس کو پاکستان کے عوام نے عمران خان کے مینڈیٹ کو سپرد کیا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ نکلے اور یہ ایک پلان آؤٹ کرے اور اس کے مطابق آگے بڑھے۔ اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے پاس یہ لیڈرشپ جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس مختلف آپشنز رکھے جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اصولوں کو قربان نہیں کریں گے۔ میں جیل میں موجود ہوں، میری اہلیہ جیل میں موجود ہے، باقی لیڈرشپ جو جتنی بھی ہے وہ برداشت کر رہی ہے، جیلوں میں ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، جھوٹے مقدمات بھی بھگت رہے ہیں۔ تو اگر مجھ سے یہ کوئی توقع کرے کہ میں اپنے نیریٹو کو اور اپنے اصولوں کو چھوڑ کر
इन मैं आपको कह दूं कि जनाब जाएं और जाके मामला तय करें उन लोगों के साथ जो कि बेख्तियार हैं, लाचार हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो खुद मैंडेट चोर हैं, जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है, यानी हमारा मैंडेट, हमारा माल मसरूका जो है जिनके घरों में मौजूद है और जिनके घरों में हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है, उनसे हम जाके बात करें और उनसे मैं कहूं कि जाएं जी आप जाके नून से भी बात करें, पीपल्स पार्टी से भी करें, एमक्यूएम से भी करें, जबकि हमारे तो इलेक्शन चोरी ही इन्होंने किए हैं और इन्हीं को लाके बिठाया गया है। लिहाजा ये तो आप जहन से निकाल दें कि हम इनसे बातचीत करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर बातचीत करनी है तो बातचीत होगी स्टैब्लिशमेंट से, जिन्होंने ये सारे का सारा जाली निज़ाम कायम किया है और जो इस जाली निज़ाम को सहारा दे रहे हैं, और जिनके साथ अगर बात की जाएगी तो वही बाइख्तियार हैं बात करने में, क्योंकि इनके साथ आप कुछ भी बात करेंगे ये फौरन रावलपिंडी की तरफ जाएंगे और रावलपिंडी वाले दरवाज़ा खोलें ना खोलें, इनका फ़ोन सुने ना सुने, ये उनकी मर्जी है। लिहाजा मैं अपने असूलों पे कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं हूं। आप अपनी स्ट्रगल करें, आप मेरा पैगाम पहुंचाएं हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, और जिद्दोजहद जारी रखें, मोमेंटम लेके आएं, वो काम करें और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये हम अपने को ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं लड़ रहे, इसमें इमरान खान का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आने वाली नस्लों का फ़ायदा है, ये आपकी आज़ादी है, आपके बच्चों की आज़ादी है, ये उनकी आज़ादी है। लिहाजा ये सिलसिला चल रहा है और पंजाब सरकार को बहुत अच्छी तरह पता है कि बजट के बाद जुलाई में मुख्तलिफ चीज़ों ने जमा हो जाना है और बहुत ही हालात ख़राब हो सकते हैं और सिर्फ तहरीक तैयार है, हर घर में आवाज़ पहुंची हुई है, सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है और वो चिंगारी जब भी भड़केगी तो फिर कोई उसको काबू नहीं कर सकेगा। शायद इसी वजह से आप ये देखें कि वर्कर्स कन्वेंशन के बाद इनको इमरान रियाज खान हज भी नहीं जा सकते, इमरान खान साहब जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज ईद, कुरैशी साहब नमाज ईद नहीं पढ़ सकते, और उसके बाद ख़वातीन को रिहा नहीं किया जा सकता, अदलिया बस्तूर जजों को धमकियां दी जा रही हैं। तो फिर सिर्फ एक सियालकोट की मिसाल ले लें कि सियालकोट में ईद मिलन पार्टी रखी हुई थी और वर्कर्स कन्वेंशन भी नहीं था, तो सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस्मान डार, उमर डार, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, उनको उसकी भी इजाज़त नहीं मिली और वहां का जिना हाउस भी सील कर दिया गया और उसको भी ताले लगा दिए गए। तो फिर उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर केक काटा और केक काट के ईद मिलन पार्टी वहां पे की, और ये है इनका टेम्परामेंट और ये है इतने डरे हुए, तो लिहाजा ये कितना अरसा और खींच लेंगे, ये है असल बात। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें तैयार हैं, आग भड़कने वाली है, देखते हैं कि क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।